आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ हैं नितिन मेश्राम जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। और कोर्ट में जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें डाइवर्सिटी कैसे आए, हर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे हो, उस सवाल को लगातार उठाते रहते हैं। आपको क्यों लगता है कि इस डाइवर्सिटी के सवाल को बार बार उठाना ज़रूरी है? आपको सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, क्या आपको कहाँ कमी दिखती है नितिन जी? डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ नॉर्म एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो नॉर्म सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में लागू हो रहा था, लेकिन जैसे ही लागू हो रहा था उसको कॉलेजियम की सिस्टम बनाकर हाईजैक कर लिया गया। अब वो नॉर्म वहाँ ब्रेक हो चुका है और वहाँ जो SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नहीं है। जजों में नहीं है, लॉ ऑफिसर्स में नहीं है, सीनियर एडवोकेट्स में नहीं है, कोर्ट की रजिस्ट्री में भी नहीं है। तो ये जो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली बाय एक्सक्लूडिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, SC ST OBC को जो एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत स्टार्टलिंग इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी के ऊपर स्टार्टलिंग इफेक्ट का एक आपको एक नमूना बताता हूँ कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इनकी माओं ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में केस फाइल किया और उनका कहना था कि कैंपसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुजन समाज के स्टूडेंट्स के साथ में, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए आप कुछ सिस्टमिक एक चेंजेस दीजिए, कुछ ऑर्डर पास कीजिए, कुछ सिस्टम इवॉल्व कीजिए जिससे डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आर्टिकल 15 का डायरेक्ट मसला है, आर्टिकल 14 का है, तो 17 का है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2019 में सिर्फ एक नोटिस इशू किया और तब से इस मैटर को दोबारा लगाए नहीं गए। ये बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि तमाम मामलों में हम देखते हैं कि आधी रात को जज बैठ जाते हैं सुनवाई करने के लिए, संडे मंडे कोई मायने नहीं रखता, और तमाम मामले जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रोहित वेमुला का जो मामला था या पायल तड़वी का, बहुत बड़ा मामला था, बहुत गंभीर आरोप थे, उन जैसे मामलों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन सुप्रीम कोर्ट में, मैं किसी एक जज के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, सिस्टम की बात कोई एक आज की चीफ जस्टिस आएंगे, कल चले जाएंगे, 2 साल के बाद दूसरा चीफ जस्टिस आएगा। ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। दिस इज अ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, और सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए आपको सिस्टमिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सिस्टमिक सॉल्यूशन क्या है कि यू विल हैव टू इवॉल्व अ प्रिंसिपल फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जब तक वहाँ आएगी नहीं तब तक हो सकता है, ये क्यों केस पेंडिंग है रोहित वेमुला की। दूसरी है कि आपको बता रहा हूँ कि पिछले 20 साल के लगभग जो महाबोधि महाविहार टेम्पल का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें बोध गया वाला, जिसमें सुरेश ससाई बंदे जी जो है उन्होंने केस फाइल किया है, फिर लद्दाख के लोगों ने फाइल किया है, कई सारे लोगों ने फाइल किया है। वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने गायब है, मतलब वो लग नहीं रहा है, केसेस सुनी नहीं जा रही है। जबकि जब आप अंबानी का केस आता है तो 100 दिनों में उसको जजमेंट दे देते हैं, या फिर पीक पैंडेमिक में IPL का फाउंडर ललित मोदी का केस आ जाता है तो आप उसको 11-15 बार सुन लेते हैं। पीक पैंडेमिक में फाइल किया है। आपको ललित मोदी का केस मोस्ट एग्जाम्पल, बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है। बंदे ने जनवरी के आसपास 2020 जनवरी के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, वो खारिज हो गई। फिर फरवरी में 1 महीने में खारिज हो गई, लंबा जजमेंट आ गया। फिर फरवरी में जो है उसने अपील की दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में 1-2 महीने के में ही उसका जजमेंट आ गया, डिवीजन बेंच में, अपील में भी। फिर बंदे ने जो है पीक पैंडेमिक में दिसंबर 20 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और उसके ऊपर आज तक 10 से ऊपर बार सुनवाई हो चुकी है, 10 से ऊपर बार। आप सोचिए रोहित वेमुला की माओं ने या डॉक्टर पायल तड़वी की माओं ने जो केसेस फाइल किया वो क्यों नहीं हो रही है? सो दिस इज अ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये सवाल लगातार कई सालों से उठ रहा है ना, कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर पद पे हर समाज के लोगों को बैठना चाहिए, जो वंचित तबके के लोग हैं उनको भी मौके मिलने चाहिए। होगा कैसे ये, क्योंकि सवाल तो बहुत लंबा हो गया। ये डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप बताइए कि पार्लियामेंट में SC ST के मेंबर्स हैं, OBC के मेंबर्स हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक OBC का जज है, जबकि 34 जजेस है, एक मतलब 1 चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस। एक सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कंप्लीट है, एक OBC जज है। पूरे देश में OBC का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो लगभग 60% है, बट एक है। ब्राह्मण जो है 12 से 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण है। लेटेस्ट फिगर मैंने नहीं देखा है, बट दे शुड बी अबाउट 12, ठीक है।
और जो ब्राह्मीण अलाइज कास्ट है, जो मतलब ऑपरेसर मानी जाती है, उनको ही जज बनाया जा रहा है। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा, ये सिस्टम को बनाए रखने के लिए फिर नेपोटिज्म को डेवलप किया गया। नेपोटिज्म कॉलेजियम के पहले लिस्ट था, आज वो जो है एकदम डोमिनेंट फैक्टर है अपॉइंटमेंट में। और रजिस्ट्रार की, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार बनाए जा रहे हैं, दे आर ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द व्हिम्स एंड कैप्रिस ऑफ ए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस बदल जाता है, रजिस्ट्रार बदल जाता है, ठीक है, उसका तो कोई कैडर इस तरह का कोई इवॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की, जैसे रजिस्ट्रार के हाथ में लिस्टिंग का पावर है, सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार है वो उसमें रिजर्वेशन, उसमें जजों में जो जज हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के, उसमें रिजर्वेशन जब तक आएगा नहीं तब तक ये केसेस सामने आएगी नहीं। अभी जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था जो SC/ST की बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तमाम जजों के सामने इशारा किया कि जेलों में कमज़ोर वर्ग के लोग बंद हैं और तमाम मुद्दे उठाए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हालिया बयान है जो SC/ST को लेके, वो जो ये जो वर्ग है उसको लेके बात कर रहे थे, सवाल क्या होने लगी है, बातें होने लगी हैं, कुछ स्थिति सुधरती हुई दिख रही है कि जब इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उस बातों को डिस्कस कर रहे हैं जो पहले बिल्कुल चर्चा भी नहीं होती थी। एक तो चीफ जस्टिस को जो काम करने के लिए पेमेंट मिल रहा है वो बंद होना चाहिए और भाषण करने के लिए पेमेंट शुरू होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि वो भाषण करके सारी चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं। ओके, जैसे यदि सिंपैथी यस, हम ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पब्लिक से जब सवाल आ रहे हैं तो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बोलना पड़ता है। तो क्या होता है कि बैलेंस करने के लिए एब्सोल्युटली जब आप बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। यदि दलित जो लड़के जो सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नालसार में जाकर चीफ जस्टिस ने भाषण किया, दूसरे दिन आके रोहित वेमुला की केस सुन लेता उनकी माँ की। तो उसमें जो मैकेनिज्म डेवलप करना है वो 1-2 महीने में मैकेनिज्म आ जाए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, वो करना भी चाहते हैं, ये प्रूफ करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि ही शुड लीड बाय एग्जाम्पल, है ना, उसका जो वर्ड्स एंड डीड्स है वो मैच होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस के वर्ड्स एंड डीड्स यदि मैच नहीं हो रहे हैं, ही इज़ नॉट लीडिंग बाय एग्जाम्पल, तो फिर हम लोग कैसे विश्वास करें। और उनके आने के बाद लोग कह रहे थे कि चीफ जस्टिस आने के बाद बहुत बदलाव आएगा, बट मैं तो बदलाव की रिवर्स कोर्स को देख रहा हूँ। क्योंकि अभी 7 जजेस उनके कॉलेजियम ने रिकमेंड किए और 7 जजेस में आप देखिए एक भी SC/ST OBC नहीं है। जब SC/ST OBC का जब आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है तो उसका कंसर्न नहीं आता है, उसका जो ओपिनियन है, उसका फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, उसके जो मैकेनिज्म्स ऑफ रिड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं आते हैं। स्टेटमेंट दे देना तो बहुत आसान है, आप कुछ भी कह लीजिए, वो मूवमेंट को बंद करता है, बिल्कुल कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को जब ज़मीन पे उतारते हुए नहीं दिखते हैं तो सवाल उठते हैं। ऑब्वियसली सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि ये लोग स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ अंडरकरंट बहुत ज़्यादा है। ओके, और वो अंडरकरंट को वो जो है दे आर नॉट एबल टू बियर इट, उनको लग रहा है कि ये विस्फोट हो सकता है, तो उस विस्फोट को दबाए रखने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आखिरी सवाल है नितिन जी कि जो एक खींचतान से दिख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री, कॉलेजियम सिस्टम, जो नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं उनको लेकर रोका जा रहा है, बार बार सवाल उठ रहा है कानून मंत्री की तरफ से, उस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ मिनिस्ट्री का जो स्टैंड है मैं उसका समर्थन में हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो चाहते थे कि ये पावर सिर्फ जो प्रेसिडेंट है और आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो वो इसको एक्सरसाइज करें, और वही हो रहा था 93 के बाद। अचानक से 93 तक जो चल रही थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है। क्यों हुआ ऐसे? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मीण जजेस थे, पर्टिकुलरली रंगनाथ मिश्रा एंड, तो उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट डाइवर्स हो रही है, पूरा SC/ST OBC लोग चुन के जा रहा है, उसकी वजह से सरकारें डाइवर्स हो रही है। तो उनको लगा कि ये 2 इंस्टीट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट है, वो तो बहुजन समाज के हाथ में चली जा रही है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में पूरा एक बवाल आ चुका था, बहुजन मूवमेंट का एक लहर आ चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोग पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें।
उसकी वजह से इन्होंने कॉलेजियम को अपॉइंट किया, वो कॉलेजियम का जजमेंट दिया और इलीगली जो संविधान सभा ने सेटल किया था उसको अनसेटल किया, जो संविधान सभा ने ओपिनियन एक्सेप्ट किया था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, कहा कि संविधान सभा इलीगल है। और उन्होंने जो है संविधान के खिलाफ जाकर एक जजमेंट दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको डेंजरस प्रपोजिशन कहा था, चीफ जस्टिस के हाथ में अपॉइंटमेंट का पावर देना डेंजरस प्रपोजिशन कहा था, उसको उन्होंने लागू कर दिया, कहा कि ये संविधान है और ये जो है इलीगल चीज को वो कह रहे हैं कि ये संविधान है। तो इसी को लेकर लगातार खींचतान मच रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या दिखता है जी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कह रहा है कि ये पावर हमारा है, हम एक्सरसाइज करेंगे, मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है कांग्रेस पार्टी की है, बीएसपी की है, अन्य कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट डीएमके की है, तो वो लोग पब्लिकली अपॉइंटेड लोग हैं। पब्लिक यदि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा नहीं सकते, बट सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने वाले के पास आप जा सकते हैं, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से आप उसको एड्रेस कीजिए। तो वो जो सवरेन पावर है, ये एक्चुअली जजेस अपॉइंट करने का सवरेन पावर है। यदि सवरेन पावर को यदि इन्होंने छीन लिया है तो हम उसका कैसे समर्थन कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी के जजेस आ जाएंगे, तो मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है वो वाजपेयी गवर्नमेंट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। वाजपेयी गवर्नमेंट में उनकी जज करके नियुक्ति हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, मोदी सरकार में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मोदी सरकार में ही वो देश के चीफ जस्टिस बने, तो और कौन से बीजेपी के जजेस चाहिए। और उस तरीके से तो कोई ना किसी गवर्नमेंट का ही आदमी होगा। और इवन अयोध्या जजमेंट में जो 5 जजेस थे उनकी सारी की अपॉइंटमेंट वाजपेयी सरकार ने की थी। तो गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट तो फिर भी हो रही है। तो कॉलेजियम सिस्टम से जो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहते थे तो वो तो आया नहीं। यदि वो आता तो आप मुझे बताइए, मोदी इस देश में 25 साल से डी फैक्टो एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा है, 10 साल से देश का प्राइम मिनिस्टर है, राइट। डी फैक्टो 25 साल हो गया है। अब 25 साल से यदि मोदी के खिलाफ एक जजमेंट नहीं आया है तो इस न्याय को लेकर कॉलेजियम की क्या जरूरत है आपको? बात तो वही हो रही है जो वो चाहते हैं। एब्सोल्युटली। सरकार को दिक्कत कहाँ है? इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि जो सरकार के बनाए हुए जज हैं वो सरकार के खिलाफ बहुत बढ़िया बोलते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप सरकार आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकार और सिस्टम की, सुप्रीम कोर्ट चाहता नहीं है, तो होगा कैसे? मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस बात को ओवरवेलमिंगली बोल देना चाहिए कि जो संविधान है हम उसी को स्वीकार करेंगे। और संविधान वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, संविधान वो है जो संविधान सभा ने लिखा हुआ है। संविधान सभा के खिलाफ जाकर यदि आप संविधान का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये जनता ने बोल देना चाहिए और इस चीज़ से ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इमर्ज होगा जिससे बदलाव आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। तो एक बड़ा सवाल नितिन मेश्राम जी ने उठाया कि जो अंडर करंट है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच में अब बातें होने लगी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, हमारे लोगों के मुद्दे क्यों नहीं सुने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मुद्दे दबे रहे हैं। इसलिए तमाम जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि उस विरोध को कहीं ना कहीं दबाया जा सके और ये ज़्यादा खतरनाक है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।